हेलो दोस्तों, और अब हम वापस आ गए हैं रिफ्रैक्शन के साथ। आई होप आपको रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया और आपने पॉडकास्ट सुना, प्री रिक्विजिट्स देखे, क्लास अटेंड की और फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए साथ में मेरे, राइट? अब हमारा टाइम आ गया है रिफ्रैक्शन का। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और ये है पार्ट 2। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं रिफ्रैक्शन में क्या क्या है और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इट्स वेरी इंट्रिगिंग, ओके? बहुत मजा आने वाला है। लेट्स सी। फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास है रियल लाइफ कनेक्ट और फिर यहां पे वही बर्ड वापस आ गया है, किंगफिशर। रिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो किंगफिशर का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं कि किंगफिशर ऐसा क्या खास करता है। आप इमेज में देख सकते हैं किंगफिशर डाइव लगा रहा है, यस, सीधी नीचे। तो मैं आपको फिर बताता हूं कि इसमें क्या राज छुपा है। हम रिफ्रैक्शन को समझेंगे आराम से, लेकिन पहले इसकी डाइव के लिए 2 तालियां हो जाएं। देखिए, यह है वाटर का सरफेस, राइट? फिश यहां पे है या यहां पे है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने अपनी चोंच खोली हुई है और ये इसको पकड़ लेगा और ये पकड़ भी ली। अगर ये सेम हरकत करता किसी और तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आता, यस, और इस फिश को पकड़ने के लिए अटैक करता और फिश यहां ना होके यहां निकलती, तो वाटर के हिलने की वजह से फिश भाग जाती और शिकार मिस हो जाता। तो किंगफिशर को किंग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे रिफ्रैक्शन पता है कि यहां से अगर आएगा तो शायद चांसेस हैं कि फिश ना पकड़ पाए, लेकिन अगर स्ट्रेट आएगा नॉर्मल टू द प्लेन, हम अकेले होशियार नहीं हैं, इसको पता है नॉर्मल टू द प्लेन आने पे फिश या तो थोड़ी नीचे होगी या और नीचे, लेकिन होगी उसी लाइन में। तो रिफ्रैक्शन को समझेंगे, इसने तो समझ लिया है। अब हमारी बारी। और दूसरी चीज देखिए, ये एक रेगुलर व्यू है। जब मैं छोटा था, मैंने पॉडकास्ट में भी इसका जिक्र किया है। आपने पॉडकास्ट नहीं सुना रिफ्रैक्शन का? क्या मिस कर रहे हो तुम? स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करो और पॉडकास्ट इसी वक्त सुनो, ठीक है? पॉडकास्ट सुनने के बाद ये क्लास लेने का आनंद ही कुछ और है। ये नींबू कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं। अगर मैं नींबू को पानी से बाहर निकाल लूं तो ये इतने बड़े भी नहीं हैं, राइट? आप घर में एक्सपेरिमेंट करके देखो ना। लेमन आपके पास है, कांच का ग्लास आपके पास है, पानी डालिए और देखिए कि वो कैसे बड़े बड़े दिखाई देते हैं। इवन आपका हाथ भी, उंगलियां भी बड़ी बड़ी नजर आएंगी। ये भी आपने बहुत आराम से वॉच कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे। आप देखिए, ये स्पून यहां तक ऐसी नजर आ रही थी और यहां से ऐसी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये टूट गई है बीच में से, राइट? टूटी नहीं है। रिफ्रैक्शन का कमाल है। आप सब सीखेंगे, अभी थोड़ी ही देर रुकिए, यस, थोड़ी देर रुकिए। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगे जैसे कि वाव, सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ, ठीक है? और लास्ट में आपको दिख रही है वही बच्ची जिसने पहन रखा है एक ग्लास, जैसे कि मैंने स्पेक्ट्स, राइट? लेंसेज की बात भी करेंगे। तो ये शुरू होता है हमारा रिफ्रैक्शन पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 9, ग्रेड 10। सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं ये कॉन्सेप्ट बहुत ही लेमन लैंग्वेज में। आपको पता है अपना स्टाइल, स्पीकिंग चॉक्स में कोई भी बात बेफजूल की, बिना लेयरिंग के नहीं की जाती है। इंफॉर्मेशन को एक सटीक तरीके से दिया जाता है सो दैट स्टूडेंट बहुत आराम से ग्रैब कर लेता है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो भी आप आराम से बैठिए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस सेशन के खत्म होते ही आपको रिफ्रैक्शन में अच्छी खासी कमांड हासिल हो चुकी होगी, राइट? क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है एक रोड और डेजर्ट। मान लेते हैं कि इस रोड और डेजर्ट के बीच की जो बाउंड्री है, वहां से डेजर्ट शुरू हो रहा है। 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, ठीक है? अब मैं आपको कुछ चीजें करके बताता हूं और आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताना। ये जा रही है आपकी कार, ये टॉप व्यू है। ये देखिए, ये 4 टायर है और ये ड्राइवर का स्टीयरिंग व्हील है। तो आप समझ सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील वाला साइड को मैं बोल देता हूं ए और ये बी। तो ए फॉर अभिषेक, मैं हूं गाड़ी चलाने वाला और आप मेरे साथ बैठे हैं, ब्रो, मेरे भाई, ओके? तो हम जब आगे चलेंगे तो क्या होगा, देखिए, बड़ी मजेदार स्टोरी है। देखिए, आगे चलते हैं।
ये देखिए, ये देखिए, जब कार यहां पहुंचेगी और पहली बार सैंड पे उसके टायर्स पड़ेंगे तो थोड़ी स्पीड स्लो हो जाएगी। आपको पता है कि रोड पे गाड़ी दनदनाती हुई सीधी भागती है, बहुत तेजी से पीछे से आ रही थी, यहां तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जैसे ही सैंड पे उसके दोनों टायर आएंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी। आपको पता है सैंड पे टायर रोटेट करता है, फ्रिक्शन कम होता है, जिसकी वजह से स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो क्या होगा इसके बाद? यस, कुछ खास नहीं होगा। इस पाथ पे धीरे धीरे कार आगे बढ़ेगी। इसका मतलब स्पीड तो कम होगी लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या समझा आपने? अगर ये चीज स्ट्रेट आ रही थी तो स्ट्रेट ही चली जाएगी। इसको हम लिख लेते हैं कि अगर स्ट्रेट आई थी तो स्ट्रेट ही चली गई। चलो, एक पॉइंट क्लियर है, सबको पता है कि इसमें और कुछ हो भी नहीं सकता, राइट? अब देखिए कमाल, दोबारा देखते हैं इसी सिचुएशन को। अब की बार हम कार को लेके आएंगे थोड़े एंगल पे। यस, ये रहा स्टीयरिंग व्हील, ये रहा ए, ये रहा बी। देखते हैं क्या होता है, क्या होने वाला है। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। जब कार अब ओब्लिकली एंटर कर रही है, मतलब एक एंगल में एंटर कर रही है, तो लैंड या कि रोड है वहां से सैंड की तरफ जाते वक्त क्या होने वाला है उसके साथ? टायर ए साफ नजर आ रहा है, टायर ए, ये रहा टायर ए, ये पहले टच करेगा सैंड को, राइट? और जैसे ये पहले से टच करेगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी कम, लेकिन इसकी स्पीड अभी भी उतनी है। अब आप सोचिए कि ये चीज ऐसे जा रही है, मैंने उसको एक साइड से रोका तो बेंड हो गई। यस, आप खुद सोचिए कि अगर ये ऐसे जा रही थी और मैंने उसको यहां रोका, देखिए फिर से दिखाता हूं, जा रही थी, देख रहे हैं आप? तो इसका मतलब ये कार ऐसे बेंड हो जाएगी और कुछ ऐसे जाएगी। अब स्ट्रेट नहीं जाएगी, ये तो पक्का है। तो जब ये लैंड से सैंड की तरफ गई तो ये बेंड हुई। मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ये तो नॉर्मल की लाइन है, ये कौन सा कलर है भाई? तो अगर नॉर्मल पे गई थी तो सीधी गई थी, राइट? नॉर्मल पे ट्रैवल कर रही थी तो सीधी ट्रैवल कर रही थी। जब ओब्लिकली गई तो जाना तो इसको ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन ये इस साइड मुड़ गई, मुड़ी, तो मैं बोलूंगा कि इसको जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गई। समझेंगे हर एक बात को धीरे धीरे। पहले तो आप इमेजिन करिए, कितना अच्छे से समझ में आ रहा है कि एक कार जा रही है और उसके दो टायर हैं, राइट? एक टायर अगर पहले पड़ गया है सैंड पे तो वो उसकी स्पीड कम हो गई। अब अगर मैं ऐसे जा रहा हूं और मेरे राइट हैंड की स्पीड स्लो हो जाए और लेफ्ट की उतनी ही रहे तो मैं बेंड हो जाऊंगा, मैं तब सीधा नहीं जा सकता, राइट? तो ये हो रहा है यहां पे। अभी इसको कनेक्ट करेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट से। तीसरा केस देखिए, तीसरा केस बोल रहा है कि कार वापस आ रही है। ये देखिए, ये ड्राइवर है और ये देखिए ए ड्राइविंग साइड वाला व्हील, बी। अब ये व्हील पहले पहुंच गया है रोड पे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बी की तब बढ़ेगी जब वो रोड पे आएगा, राइट? और कार ऐसे बेंड हो जाएगी। तो जिसकी स्पीड बढ़ी वो कर्व ले लेता है ना। पहले घुसते वक्त जिसकी स्पीड कम हुई थी वो वहीं रुक गया, तो तेज था उसने कर्व ले लिया। यहां पे ये पहले बाहर आ गया है, तेज हो गया है, तो ये कर्व ले लेगा। ओके, एक और डायग्राम बनाते हैं। ओके,
क्या मजा आ रहा है, ये बात समझ में आती है क्योंकि ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। अब देखिए मैं इसमें कहना क्या चाहता था। ये है दो मीडियम का इंटरफेस। मान लेते हैं कि यहां पे लाइट की ट्रैवलिंग की जो बात हो रही है, तो ये दो मीडियम है जिनमें लाइट ट्रैवल कर सकती है। तो इन मीडियम को आप क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल मीडियम। सिंपल सी बात है, ऑप्टिकल मीडियम, क्योंकि लाइट इस पे ट्रैवल कर सकती है। जैसे कि एयर हो गई, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ये बड़े ही कॉमन ऑप्टिकल मीडियम्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे। डायमंड हो गया, ऑयल हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बात करेंगे हम एयर, वाटर और ग्लास के बारे में। तो ये तीनों ऑप्टिकल मीडियम है ना। ऑप्टिकल मीडियम में जिसमें स्पीड होती है हाई, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और जिसमें होती है स्पीड स्लो, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो हमारे पास दो तरह के मीडियम, दो तरह के क्या, कोई भी दो मीडियम को हम कंपेयर कर सकते हैं, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रेयरर वो मीडियम हुआ जहां पे स्पीड की लाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के। तो कोई भी डेंस और कोई भी रेयर नहीं होता, ये एक रिलेटिव टर्म है। जैसे कि मैं भारी हूं किसी से, लेकिन मैं किसी से हल्का भी तो हो सकता हूं। उसी तरीके से यहां पे भी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। जो किसी के लिए रेयरर है वो किसी दूसरे के लिए डेंसर हो सकता है। और एक और बात, यहां पे डेंसिटी को मास डेंसिटी से कंफ्यूज मत करना। यस, ऐसा मत सोचना कि ऑयल जो कि वाटर से हल्का होता है इसीलिए ग्लास में ऊपर आ जाता है, तो वो ऑप्टिकली रेयरर होगा। लाइट की स्पीड ऑयल में पानी के मुकाबले कम है, वो पानी से ऑप्टिकली डेंसर है, तो इसलिए वर्ड यूज करेंगे ऑप्टिकली। सिर्फ डेंसर या सिर्फ रेयरर का वर्ड नहीं यूज करेंगे आप, राइट। तो अब हमें पता चल गया है कि दो तरह के मीडियम है। मान लेते हैं ये रोड है, ये ऑप्टिकली रेयरर है क्योंकि यहां पे हमारी कार की स्पीड तेज थी, और इसी तरीके से हमारी लाइट की स्पीड भी तेज है। ये जो सैंड है वो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जैसे कि पानी और ग्लास व्हेन कंपेयर टू एयर। तो देखते हैं अगर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जाती है तो क्या होता है, क्यों होता है, ये हम समझ चुके हैं, राइट। बेंडिंग होगी, राइट, और बेंडिंग किस साइड होगी ये हमें देखना है। तो ठीक है, हमने ले लिया है एक ब्लू पेन, ये रहा इंटरफेस। लाइट सीधी गई अगर एट नॉर्मल, नो बेंडिंग। क्यों? क्योंकि दोनों टायर गाड़ी के सेम टाइम पे सैंड में घुसे थे। स्लो जरूर हुई स्पीड, लेकिन बेंड नहीं हुआ। क्लियर? बेंड नहीं हुआ क्योंकि स्पीड स्लो हुई, ओब्लिकली नहीं गई थी, एट नॉर्मल चल रही है। और यही काम करता है किंगफिशर। इसको ये पता है कि अगर नॉर्मल लाइट ट्रैवल करेगी तो बेंड नहीं होगी। इसका मतलब जो चीज जहां पे होनी चाहिए थी वो आगे पीछे हो सकती है, बट होगी उसी लाइन में। ब्यूटीफुल। उसको पहले से पता है कि क्या होता है रिफ्रैक्शन, और जब लाइट नॉर्मल ट्रैवल करती है तो दो सरफेस के इंटरफेस पे जहां पे कुछ बेंडिंग होने की चांसेस थे, नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली जा रही है। दोनों टायर, आप सोच रहे होंगे कार तो बहुत बड़ी होती है, ये क्या है? ओहो, इसको अगर छोटी सी चीज को बड़ा करके देखें तो बहुत सारी रेज हैं जिसको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, और ये रेज आपको एक कार की तरह दिखाई देंगी, जिसमें एक साइड पे है ए और एक साइड में है बी। तो ये जो छोटी सी लाइन आपको नजर आ रही है वो बहुत सारी लाइट रेज की बीम है। तो जब बीम नेचुरल नॉर्मल एंगल पे जाती है तो सीधा ही क्रॉस कर जाती है, ऑप्टिकल रेयरर टू डेंसर जारी हो या डेंसर टू रेयरर जारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नाउ अगर ये ऐसे ना चले तो क्या होगा? अगर ये ऐसे ना चल के ये रहा आपका नॉर्मल और ये रहा सरफेस।
अब मान लेते हैं कि ये है एयर और ये है ग्लास, तो ये हुआ रेयरर और ये हुआ डेंसर मीडियम। करेक्ट, रेयरर और डेंसर। लाइट नॉर्मल जाती तो सीधी निकल जाती, लेकिन अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको एक एंगल में भेजेंगे। इंसिडेंट रे ओब्लिकली आ रही है, ओब्लिकली मतलब किसी एंगल पे आ रही है, राइट ना 90 डिग्री पे है, सरफेस पे नहीं है, सरफेस के ऊपर 90 डिग्री नहीं है, नॉर्मल पे भी नहीं है, बीच में कोई एंगल है, ओब्लिकली अंदर घुस रही है। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट के रे के बीच में तो एंगल ऑफ इंसिडेंट होना ही था, रिफ्लेक्शन में भी हुआ था, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या हुआ था कि I इज इक्वल टू R हो गया था। यहां पे I इज इक्वल टू R का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज ये तो बेंड होने वाली है। ऐसे जाती हुई कार का ये टायर जब सैंड पे आया तो ऐसे बेंड हुई थी, इसका मतलब ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स नॉर्मल हम रट लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन अब हमने एक्सपेरिमेंटली ये सीखा कि टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों बेंड होगी। मुझे बहुत मजा आया सिखा के, आई होप आपको भी पसंद आया होगा कि ये नॉर्मल बेंड क्यों होगी ये जान के। व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मेरे को पता चला कि अगर ये रेयरर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। वाओ, वैसे तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि यहां पे अगर आप एक शीशा लगा दो और इसको वापस भेज दो लाइट को, तो देखिए ये आर आई बन जाएगा और ये बाहर आ रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल है। ऐसे भी देखा जा सकता है, लेकिन हम अपने कार वाले एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि डेंसर टू रेयरर जाएगी तो क्या होगा। डेंसर टू रेयरर, ओके यही कलर ठीक है। ये रहा आपका सरफेस, ये रहा नॉर्मल, ये आ रही है लाइट डेंसर से। अब देखिए ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे। ये टायर पहले आ गया रोड पे और ये तेजी से ऐसे मुड़ गई। वाओ, तो ये इधर मुड़ गई। ये था आपका आई और ये था आर, क्योंकि नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाते हैं। ये इंसिडेंट रे है इस बार और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्शन हो क्या रहा है? ये हो रहा है दोनों सरफेसेस के जंक्शन पॉइंट पे और वहीं से बेंडिंग शुरू हो रही है। और अगर डेंसर से रेयरर पे जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बेसिकली ये रे बेंड हो रही है और इसको जब रेयरर से डेंसर जाना होता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयरर आना होता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है, और जब नॉर्मल पे जाना होता है तो ये बेंड नहीं होती। या तो सिर्फ रोड पे चलती रहे तो भी बेंड नहीं होती, या सिर्फ सैंड पे चलती रहे तो भी स्ट्रेट चलती है। ये सिर्फ बेंडिंग वहीं पे होती है जहां पे ये दोनों मीडियम मिल रहे हैं। तो एक बार एयर से ग्लास में, या इस बार ग्लास से एयर में गई, या एयर से ग्लास में गई, तो बेंडिंग होती है इस पॉइंट पे, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है और उसकी वजह से बेंडिंग होती है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने से बेंडिंग नहीं होती। स्पीड ऑफ लाइट चेंज प्लस किस एंगल में वो एंटर कर रही है उस पर डिपेंड करता है कि बेंडिंग होगी कि नहीं होगी। क्योंकि नॉर्मल पे एंटर करेगी तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के बाद भी बेंडिंग नहीं होगी, राइट। तो बेंडिंग क्यों होती है ये आपने कार के एग्जांपल से सीखा। अब हम देखते हैं कि हम अपने ऑब्जर्वेशंस को कहां लिख सकते हैं। नाउ बेंडिंग होगी व्हेन रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएंगे। जब रेयरर से डेंसर मीडियम जाएंगे तो क्या होगा? जब रेयरर से डेंसर जाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा सिचुएशन। ये रहा रेयरर मीडियम, ये रहा डेंसर मीडियम, ये हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। ये रहा आपका नॉर्मल। नॉर्मल आपको पता है सरफेस पे 90 डिग्री बनाना होता है। हमने रिफ्लेक्शन में सब कुछ सीखा है, और अगर आपने रिफ्लेक्शन नहीं देखा तो क्या देखा? आप रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए, आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नाउ अगर ये गई डेंसर से रेयरर तो क्या होगा? ये है आपका, यहां पे था ये आई और यहां पे था आर, यहां पे था ये आई और यहां पे ये है आर, और ये हो गई है अवे
फ्रॉम नॉर्मल। तो दो तरह की बेंडिंग देखी हमने, एक टुवर्ड्स नॉर्मल और एक अवे फ्रॉम नॉर्मल। और हमने ये भी देखा कि ऐसा होता क्यों है ना, होता क्यों है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि होता क्यों है, ये पता चल जाए तो मजा आ जाए। अब कब बेंडिंग नहीं होगी? व्हेन लाइट ट्रैवलिंग ऑन नॉर्मल, मतलब अगर ऐसे लाइट जा रही है तो स्पीड तो कम होगी लेकिन बेंडिंग नहीं होगी। और या फिर नो चेंज इन मीडियम, मतलब रेयरर टू रेयरर, या दोनों में ही चलती रहेगी या डेंसर पे ही चलती रहेगी, तो कोई चेंज नहीं होगी। वो तो होना भी नहीं था। अगर सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो क्यों बेंड होगी, राइट? कोई बेंड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमने रिफ्लेक्शन में देखा, वो जाके टकरा के वापस आ गई, बेंडिंग थोड़ी ना हुई थी, वो तो बाउंस बैक हो गई थी, लेकिन कोई भी बेंडिंग नहीं हुई थी, सीधी चलती रहती है। तो अगर सेम मीडियम रहेगी तो कोई बेंडिंग नहीं होगी। और क्या हम देख सकते हैं इसमें? हमें यह पता चलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे तीनों सेम प्लेन पे है। वही वाली बात जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि सेम प्लेन का मतलब है ये रे जो जा रही है ये इसी बोर्ड पे रहेगी, ये नॉर्मल भी इसी बोर्ड पे रहेगा। ना ये रे यहां से बेंड होके बाहर आएगी, ना ये अंदर जाएगी। नॉर्मल जो कि एक इमेजिनरी लाइन है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे 90 डिग्री है टू द सरफेस, ये देखिए। इंसिडेंट रे ये रही, रिफ्रैक्टेड रे ये रही, ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। अब रिफ्लेक्शन में लॉज में तो था I = R, यहां तो दिख ही रहा है कि I बड़ा है या R छोटा है, और ये I छोटा है R बड़ा है, यहां तो वो नहीं लगेगा। तो यहां पे क्या हो सकता है, आइए मैं आपको बताता हूं। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। मैं यहां से एक सर्कल बनाता हूं, ध्यान से देखिए। दिख नहीं रहा है, मैं नया बनाता हूं, देखिए। मजा आने वाला आपको? एक बात बताइए, ये लाइन को देख रहे हैं आप, ये वाली और ये वाली, ये बेंडिंग ही तो दिखा रहा है। यहां कितनी बड़ी लाइन है और यहां कितनी छोटी है, राइट? एंगल है यहां पे I और यहां पे है R। साइन का नाम सुना है आपने? ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन थीटा। साइन बोलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो ये रहा जो कि दोनों का सेम है, क्योंकि सेंटर से लेके सर्कल जो बनाया है। तो परपेंडिकुलर जो कि ये लाइन है, ये भी तो बता रही है कि बेंडिंग कितनी हुई है। ये लाइन जितनी बड़ी, एंगल उतना बड़ा। तो एंगल को जब कंपेयर कर सकते हो आप, इस परपेंडिकुलर को भी कंपेयर कर सकते हो, तो साइन थीटा को भी कंपेयर कर सकते हो। मैं फिर से बताता हूं, देखिए आपको ये तो बात समझ में आ गई है कि बड़ा एंगल है घुसते वक्त जब वो रेयरर से डेंसर की तरफ जाता है, और एंगल कम हो जाता है क्योंकि वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, तो एंगल तो छोटा होना ही था। यहां पे एंगल जितना भी था उससे बड़ा हो जाता है रिफ्रैक्शन के बाद। क्यों? क्योंकि वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई है। तो एंगल को अगर देखेंगे, अगर हम बात करें एयर और ग्लास की, एयर ग्लास, ग्लास भी किसी खास तरह का ले लेते हैं, क्राउन ग्लास। तो एयर से ग्लास, लाइट भी किसी खास तरह की ले लेते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट ले लेते हैं, सिंगल वेवलेंथ वाली, ठीक है। लेट्स से रेड कलर की लाइट ले ली या येलो कलर की लाइट ले ली। अब वो लाइट जा रही है, एक एंगल बनाया उसने इंसिडेंट का, सपोज लेट्स से 60 डिग्री, और वो रिफ्रैक्शन का एंगल हुआ 30, तो वो तो हमेशा ही रहेगा ना, हमेशा ही 60 पे एंटर करेगी, तो हमेशा ही रिफ्रैक्ट 30 पे करेगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि जितने एंगल से वो अंदर गई, उतने जिस एंगल से उसको बाहर निकलना है वो कांस्टेंट ही होगा। भाई बार बार बदलेगा क्यों? क्यों बदलेगा? ग्लास वही, एयर वही, लाइट वही, तो फिर कुछ भी नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम यहां बोल सकते हैं साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R। नाउ साइन ऑफ एंगल I की कोई वैल्यू होती होगी, राइट, अपॉन साइन ऑफ एंगल R की भी कोई वैल्यू होती होगी।
ये रेशियो सेम रहेगा। और ये रेशियो वैसे भी जब हम साइन को भी लिखेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसमें हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सेम है। तो इस परपेंडिकुलर पे ही तो सारी बात आ जाएगी। और ये क्या बता रहा है कि बेंडिंग कितनी हुई है, तो साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट आने वाला है। एक कांस्टेंट आने वाला है किसके लिए, उस दो मीडियम के लिए और उस स्पेसिफिक लाइट के लिए। समझे, वो कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि यहां पे देख ही क्या रहे हैं कि इतना एंगल से घुसी थी, इतना एंगल पे निकली। अगर सब कुछ सेम रखोगे तो हर बार वही वैल्यू आने वाली है। क्लियर? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अब हम इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले हम कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो भी हमने सीखा है, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऑन नॉर्मल नो चेंज, नो चेंज ऑफ मीडियम, ऑब्वियसली नो बेंडिंग। तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द सेम प्लेन। और लास्ट में साइन आई अपॉन साइन आर होना चाहिए कांस्टेंट। तो ये रहा हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lies in the, of course, in the same plane। तो ये पहली बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, दैट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। व्हाट यू मीन बाय दिस, नॉर्मल टू द इंटरफेस, ये है इंटरफेस, ये दो मीडिया का इंटरफेस है। तो जहां पे वो इंसिडेंट रे आके भिड़ी है वहां पे नॉर्मल और वहां से बेंडिंग स्टार्ट होगी, राइट। सो नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होने से तभी लाइट ट्रैवल करेगी, मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंट रे गई है, मिली है दोनों सरफेस के इंटरफेस को, वो तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तो हुआ पहला। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ incidence to the sine angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media। तो अगर हमने लाइट एक कलर की ले ली है, भाई लाइट चेंज करेंगे तो कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो कांस्टेंट उस लाइट के लिए। बात समझिए, अगर लाइट को चेंज किया तो एक्स एंगल के लिए वाई एंगल बनेगा, लाइट को चेंज किया तो के एंगल के लिए एम एंगल बनेगा, लाइट को चेंज किया तो ए एंगल के लिए बी एंगल बनेगा। लेकिन ए अपॉन बी, ये दिस अपॉन दिस होगा वो कांस्टेंट, लेकिन वैल्यूज अलग अलग आने लग जाएंगी। अगर हम सेम लाइट लें, सेम दो मीडियम लें, तो हर बार साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट आने वाला है। इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ग्रीन लाइट जल चुकी है, आप इसको लिख लीजिए, यह है लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या चेंज है रिफ्लेक्शन से? रिफ्लेक्शन में I इज इक्वल टू आर था, यहां पे I इज इक्वल टू आर नहीं है, यहां साइन आई बाय साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू है। चले आगे। ओके, नाउ अब हमें समझ में आ गया है कि इंसिडेंट रे जब रेयर टू डेंसर जाती है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, जब डेंसर टू रेयर आती है तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। अब देखिए यहां पे है ग्लास स्लैब, क्या मजे की बात है। यहां पे एयर से ग्लास में आ रही है, ग्लास से फिर एयर में जा रही है। तो यहां क्या हो रहा है, रेयरर से डेंसर और फिर डेंसर से रेयरर। बहुत मजा आएगा, चलो समझते हैं इसको। ये है रेयरर, ये रहा डेंसर और ये फिर से हो गई रेयरर। अब देखिए होता क्या है, ये डायग्राम मैं आपको फिर बना के दिखाता हूं। ये देखिए ये जा रही है, ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है। जहां पे इसने इंटरफेस को टच किया वहां पे मुझे बनाना पड़ेगा नॉर्मल, तो मैंने बनाया येलो से नॉर्मल। ये ट्रेवल कर रही है रेयरर से डेंसर की तरफ, तो ये कहां जाएगी, ये बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। इसको जाना सीधा था, कहां जाना था इसको, इसका पाथ भी बना देते हैं। सपोज करिए अगर कुछ नहीं होता तो सीधी निकल जाती,
अभी भी हल्की सी बेंडिंग लग रही है, बट सपोज करिए सीधी निकल गई, फिर से ये टकराई यहां पे, और यहां पे मुझे इंटरफेस पे फिर से एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, है ना, फिर से टकराई ये, और अब की बार ये निकली, पहले तो ये रेयर से डेंसर गई थी, तो ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुई थी, अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है, वापस हवा में बाहर निकल रही है, तो इस बार क्या होने वाला है, यस, इस बार ये होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इसको करने में हुआ क्या कि यहां पे एक एंगल बना था, लेट से इन्होंने क्या दिया हुआ है I1, तो ये एंगल होगा R1, मैं यहां लिख देता हूं, ये भी मेरे ख्याल से R1 ही होना चाहिए, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव एंगल है। ऑल्टरनेटिव एंगल आपने पढ़े थे ना बचपन में, दो ट्रांसवर्सल है, ये ठीक है, ये वाले एंगल ऑल्टरनेटिव होते हैं। यहां पे ऐसे कैसे नजर आ रहा है, दो नॉर्मल ऐसे दिखाई दे रहे हैं और एक ऐसे नजर आ रहा है, तो एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये दोनों ऑल्टरनेटिव एंगल हैं। तो अगर ये R1 है तो ये भी R1 हुआ, ये हुआ आपका इमर्जेंट एंगल, मतलब इस एंगल से लाइट बाहर आई है। अब मजेदार बात बताए क्या है, आपको साफ नजर आ रहा है कि आई जो है जिससे वो एंटर की थी, सपोज करिए वो 60 था, सपोज करिए 60 डिग्री पे एंटर किया था, आर उससे छोटा होगा क्योंकि डेंसर मीडियम में गई है, बिल्कुल छोटा होगा, तो 60 से हो गया 30, तो 60 ये था, 30 ये है, ये 30 है तो ये भी 30 है। अब अगर 30 से लाइट एंटर करेगी वापस एयर में, तो 60 में ही तो निकलेगी ना बाहर, आप समझे, 60 से 30, अगर मैं इसको यहीं से वापस भेज देता तो भी तो 30 से 60 हो जाता ना, राइट। तो यहां पे 30, 60, 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा वापस 60 डिग्री, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा इमर्जेंट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब एंट्री की थी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वही उसका इमर्जेंट एंगल है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी, लेकिन ये उसके ऊपर तो नहीं है, कोइंसाइड तो नहीं कर रही, इसका मतलब ये उससे थोड़ी सी दूर है लेकिन पैरेलल है। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये अपनी जगह से हट गई है, पैरेलल है लेकिन अपनी जगह से थोड़ी हट गई है, लेटरली डिस्प्लेस्ड हो गई है। इंटरेस्टिंग ना। तो ग्लास स्लैब में जब रिफ्रैक्शन होता है तो दो बार होता है, पहली बार जब एयर से ग्लास में घुसती है लाइट, और फिर दूसरी बार जब ग्लास से निकल के वापस एयर में आती है। प्रिज्म में भी आपने देखा है वहां डिस्पर्शन हो जाता है उसके एंगल की वजह से, और सारे के सारे कलर्स अलग अलग हो जाते हैं। यहां पे ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये है रिफ्रैक्शन ऑन ग्लास स्लैब। अब हम इतना तो जान ही चुके हैं कि स्पीड के कम होने से बेंडिंग होती है। अगर ओब्लिकली जाए लाइट तो रेयर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयर जाए, तो क्यों ना एंगल के हिसाब से तो हम देख ही चुके हैं, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट है। क्यों ना हम ये देख लें कि जो स्पीड में चेंज आया है उसका आंसर भी तो कोई कांस्टेंट ही आएगा। तो देख लेते हैं कि वो क्या है आंसर। ये है आपका एयर और ये रहा आपका ग्लास। अब मैं आपको बताता हूं कि एयर में स्पीड कितनी होती है लाइट की, वैक्यूम के बराबर ही होती है। वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर है, यहां पे भी वही ले लेते हैं। तो ये क्या लिखा है भाई साहब, ये लिखा है N21, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको ऐसे रीड करते हैं, N21 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ऐसा ही क्यों बोलते हैं, देखिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल किसका रहे हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं ग्लास का, क्योंकि लाइट आ रही है एयर से ग्लास में। तो अगर मैं ग्लास हूं तो मैं बोलूंगा मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में इतना है, क्योंकि एंट्री तो मेरे अंदर हो रही है ना, तो बेंडिंग भी मेरे अंदर हो रही है पहली बार, तो मैं अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा। वैसे ही ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा एयर के मुकाबले। तो N21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और हमेशा दो मीडियम होंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही है कि बेंडिंग हुई है, और बेंडिंग हुई है इसका मतलब ऑप्टिकल मीडियम्स चेंज हुए हैं, रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयर। तो दो मीडियम की बात तो होगी ही। तो ऑप्टिकल मीडियम चेंज होने की वजह से हमेशा जब भी हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऐसे लिखना पड़ेगा N21 या फिर N12। N21 का मतलब है 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, और N12 का मतलब है 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये 21 का मतलब है 1 से लाइट
2 में जा रही है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, और 1 2 का मतलब है 2 से लाइट 1 में जा रही है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। सिंपल। तो पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं। नाउ यहां पे हमने लिया अपना एयर से जा रही है ग्लास में, तो यहां हम निकाल रहे हैं ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जहां से आ रही है उसकी स्पीड ऊपर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जहां जा रही है दैट इज मीडियम 2, उसकी स्पीड नीचे, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आंसर आ गया 1.5, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड कट गया और 10⁸ भी कट्टम कट्टी हो गई, राइट? सीधा आंसर आया 1.5। क्या है ये 1.5? पहली बात, इस 1.5 की कोई यूनिट नहीं है, हो भी कैसे? मीटर पर सेकंड थी, मीटर पर सेकंड थी, कट गया, खत्म हो गया। नाउ ये क्या है 1.5? ये बता रहा है कि जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वो 3/2 है। एक तो ये बात बता रहा है। 1.5 का मतलब और क्या है, 1.5 का मतलब और क्या है कि ग्लास में जितनी लाइट की स्पीड है उसकी 1.5 टाइम्स है एयर में। एयर में 1.5 टाइम्स, आप देख लीजिए, ग्लास में 2 है तो एयर में 3 है, 1.5 टाइम्स है। तो ये तो बात पक्की हो गई कि जब भी रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी लाइट, जहां से लाइट आ रही होती है अराइवल अपॉन डिपार्चर, तो डिपार्चर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, और अराइवल अगर एयर है हमेशा, तो इससे ज्यादा स्पीड तो कहीं होगी नहीं, इसका मतलब डिपार्चर हमेशा 3 लाख से कम होगा। और अगर मीडियम में स्पीड 3 लाख से कम है तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि ऊपर 3 लाख होगा और नीचे 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2.5, 1.7 जो भी होगा नीचे, घूम फिर के आंसर 1 से बड़ा आएगा। तो इससे यह बात सीखने को मिलती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद बता रहा है कि लाइट ट्रेवल कर रही है रेयर टू डेंसर, और आपने किसी ऐसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम, एंड दैट्स व्हाई द वैल्यू इज मोर देन 1। अब उल्टा करके देखते हैं, अगर ये लाइट वाटर से या ग्लास से वापस एयर की तरफ जा रही होती तो हम यहां लिखते 2 सपोज 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां क्या हो रहा है कि अब हम निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और इसका आंसर आने वाला है 0.66। ये नंबर 1 से छोटा क्यों आया? ये नंबर 1 इसलिए छोटा आया क्योंकि इस बार लाइट ट्रेवल हो रही है डेंसर टू रेयरर, ना कि रेयरर टू डेंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते बस इतनी सी बात समझिए कि N21 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और जिसके रिस्पेक्ट पे निकाल रहे हैं वहां से लाइट आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मतलब जिसके रिस्पेक्ट से निकाल रहे हैं वहां से लाइट आ रही है। जहां से आ रही है उसकी स्पीड ऊपर, और जहां जा रही है उसकी स्पीड नीचे। आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे, जब भी आंसर 1 से बड़ा आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर टू डेंसर, मतलब किसी डेंसर मीडियम का है विद रिस्पेक्ट टू सम रेयर मीडियम। लेकिन जब भी हम उसको एयर के साथ निकालेंगे, क्योंकि एयर के साथ ही हमें कंपेयर करना है, जनरली लाइट एयर से ग्लास में, एयर से वाटर में, या वाटर से एयर में, ग्लास से एयर में जाएगी, तो एयर के साथ जब भी किसी मटेरियल का निकालेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कई मटेरियल्स का कैसा होता है। अब एयर का तो 1 ही है, क्योंकि 1 कंपैरिजन टू 1 इज 1। अगर मेरे को एयर का निकालना होता तो मैं लिखता 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁸, क्योंकि एयर से एयर में जा रही है तो ऑब्वियसली आंसर आना था वेरी नियर टू 1। ये देखिए हमारा ग्लास, जहां पे हमने लिखा था 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ गया था 1.5। ये रहा वाटर, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये 1.33 क्या बता रहा है? इसका वैल्यू 1.5 से छोटी क्यों है? समझिए ये छोटी क्यों है? ये छोटी इसलिए है कि यहां पे 3 × 10⁸, ये था एयर टू ग्लास, अब हम निकाल रहे हैं एयर टू वाटर। आप बताइए यहां पे मैं कौन सी वैल्यू लिखूं? यहां पे मैं ग्लास वाली स्पीड से ज्यादा लिखूं या कम लिखूं? जो आंसर यहां पे आया है 1.5, आपको उससे छोटा आंसर चाहिए।
इसका मतलब यहां पे आंसर नीचे बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब स्पीड ज्यादा लिखनी पड़ेगी 2 से, लेट्स से 2.25 इंटू 10⁸। क्यों ज्यादा लिखनी पड़ी? क्योंकि मुझे पता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 1.33। भाई जब इसका 1.5 आया, इसका 1.33 है, तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट कम होती जा रही है, 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 कम होती जा रही है। कितनी कम हो गई? 2.42। मतलब डायमंड इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन ऑल ऑफ देम। सुपर। तो जितना बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब जितना बड़ी वैल्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो मटेरियल उतना ही ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है, राइट? तो ये हुआ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एब्सोल्यूट निकाला है, मतलब एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, एयर टू डायमंड। हम वाटर टू ग्लास भी निकाल सकते हैं, जिसको रिलेटिव बोलते हैं। अभी बताता हूं मैं आपको, लेकिन उसके पहले इसको देख लेते हैं एक बार और। ये है 1.33। अब अगर वाटर का 1.33 है या ग्लास का 1.5 है और मुझे ग्लास से एयर निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.1 इज उल्टा ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.2। सिंपल सी बात है। अगर मुझे इसको देखना है कि ये 1.5 है, अगर ग्लास से एयर में जाती तो मैं बोलूंगा 1/1.5, जो अपने आप ही आ जाता 0.66। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है एयर से ग्लास में गई, एयर की स्पीड अपॉन ग्लास की स्पीड। ग्लास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास अपॉन एयर। तो जो इसकी वैल्यू आई थी उसका उल्टा, जो इसकी वैल्यू आई थी उसका उल्टा, जो इसकी वैल्यू आई थी उसका उल्टा। 3 बार बोल दिया क्या? बालाजी का सीरियल लग रहा है मेरे को। तो घूम फिर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें एक का पता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कम से कम उस मीडियम को उल्टा करके तो हम बता ही सकते हैं। अगर हमें एयर टू ग्लास पता है तो ग्लास टू एयर तो हमें पता ही चल गया, क्योंकि उसको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। लेकिन जब वाटर टू ग्लास जाएगी तो एक चीज आपके बड़े ही काम आने वाली है। आपको पता है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, 1.33, ग्लास का है 1.5। आपको यह भी पता है कि ये ऑप्टिकली डेंसर है, इससे पता है, अभी अभी पता चला ना, ये ऑप्टिकली डेंसर है, ये सबसे ज्यादा डेंसर है। नाउ अगर वाटर से इधर गई, मतलब रेयर से डेंसर जाएगी। दोनों डेंसर है विद रिस्पेक्ट टू एयर, दोनों डेंसर हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, बट आपस में, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये दो बच्चे इस लंबे वाले बच्चे से छोटे हैं, बट आपस में तो ये बड़ा है ना, दोनों उससे छोटे हैं बट आपस में तो ये बड़ा है। उसी तरीके से दोनों में स्पीड कम हो रही है, बट ग्लास में ज्यादा हो रही है ना। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, बट ग्लास का बड़ा है ना। तो इसका मतलब अगर वाटर से ग्लास में गई तो बोला जा सकता है कि रेयर से डेंसर में जा रही है। बिल्कुल बोला जा सकता है, रेयर से डेंसर में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, देखिए कितना आराम से बोला, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि वाटर से आ रही है ग्लास में। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? रेयर टू डेंसर जा रही है, तो आंसर तो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि हो जाएगा 1.5 अपॉन 1.3। इसका आंसर आने वाला है 1 से बड़ा। अगर उल्टा लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आपको दो मीडियम में भी लाइट को चलाना हो, एब्सोल्यूट उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो भी आप निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई है कि जब रेयर से डेंसर में जाती है तो आंसर 1 से बड़ा होता है। और वैसे भी देखिए, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये आएगा और वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इसका उल्टा आएगा। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है एब्सोल्यूट के बारे में तो बहुत सिंपल है, और अगर रिलेटिव आता है कि ये यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, तो बस आपको ये देखना है कि रेयर से डेंसर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के पता है। आप रखेंगे ही उसको उस तरीके से जिस तरीके से आंसर 1 से बड़ा या 1 से छोटा आए, क्योंकि रेयर टू डेंसर जाएगी तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा, और अगर डेंसर टू रेयर गई तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। नो कंफ्यूजन एट ऑल। चले आगे।
ये रहा हमारा रिलेटिव, और यहां पे हम लोग ये सीख सकते हैं कि अगर ये रहा वाटर और ये रहा ग्लास, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर से ग्लास में आ रही है, या इसका मतलब क्या हुआ, रेयरर से डेंसर की तरफ आ रही है। तो ऑब्वियसली आंसर हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये तो हुआ एक चीट कोड। आप इसको वैसे भी सीख सकते हैं, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, एयर अपॉन ग्लास, एयर अपॉन वाटर, ढाई 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 सब कट जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और बचेगा यही। तो कुल मिला के ये बात आई कि अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना पड़ जाए तो भी आपके लिए चुटकियों का काम है। और अगर ये ग्लास टू एयर वाटर होता, दैट इज डेंसर टू रेयरर होता, तो मैं बोलता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी, इसकी वैल्यू मोर देन 1 आएगी, और हमें पता है कि रेयर से डेंसर जाती है तो मोर देन 1 आती है, और डेंसर से रेयर जाती है तो लेस देन 1 आती है। हाउ ब्यूटीफुल, पूरी बात बिल्कुल क्लियर। रिलेटिव हो चाहे एब्सोल्यूट हो, यू कैन अप्लाई दिस लॉ। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स, वो सेम मीडियम में लाइट को बाउंस बैक करा रहे थे। यहां ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि ग्लास और प्लास्टिक रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्ट करता है तो उससे हमने बनाया है लेंस, और हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन हमारी तरह से, हमारी मर्जी से हो। 2 तरह के लेंस देखने को मिलते हैं। इस लेंस को आप पहचानते ही हैं। ये क्या कर रहा है, ये सारी आती हुई लाइट को एक पॉइंट पे लेके आ रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज कौन करता था मिरर्स में, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता था। यहां पे नाम बदल गया है, ये कॉनकेव लेंस नहीं है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज करता है। मैं आपको बताता हूं क्या करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेंस बना कैसे। लेंस 2 सरफेस हैं स्फेरिकल, उसके इस पार्ट से बना है। यह है कॉन्वेक्स लेंस। क्या है ये, कॉन्वेक्स लेंस। ये यहां से पतला है और ये बीच में से थोड़ा थिक है। थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं हम। ये थिक है लेकिन इतना थिक नहीं है, बीच में थिक है, और ऊपर तो बिल्कुल पतला है और नीचे भी बिल्कुल पतला है, एक लीफ की तरह, ठोस ग्लास से बना हुआ। क्या होगा, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसको भी ऐसे जोड़ेंगे, ये भी बीच में कोई एक पॉइंट आएगा। वाओ, ये सी होगा, ये सी होगा। तो देखते हैं कि और क्या क्या है इसमें बताने के लिए, और ये लाइट के साथ क्या करता है और कैसे रिफ्रैक्ट करता है। मैं बोलता हूं आपको बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और ये रही इमेजिनरी लाइन, ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब की बार पोल नहीं है यहां पे, अब की बार है ऑप्टिकल सेंटर। ये आई रे पैरेलल, ये रिफ्रैक्ट होगी और एक पॉइंट से गुजरेगी। ये आई दूसरी रे पैरेलल, ये रिफ्रैक्ट होगी और उसी पॉइंट पे आएगी। हम इसको बोलेंगे F। नाउ ये कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इसको कन्वर्जिंग लेंस, और सारी रेस को एक ही जगह पे कन्वर्ज कर देगा। अब अगर इसके ऊपर आपने सनलाइट डाली तो पूरे के पूरे लेंस के ऊपर जो सनलाइट पड़ी थी वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाएगी, तो पेपर तो जलेगा ही। बिल्कुल, कभी इस एक्सपेरिमेंट को करें तो ध्यान से करें, राइट। नाउ इसको बोलेंगे हम कन्वर्जिंग लेंस। ये हो गया हमारा F, जिसको हम बोलेंगे लेट्स से F1, और यहां पे होगा सेम डिस्टेंस के बाद F2। तो ऑप्टिकल सेंटर से F1 हो गया हमारा फोकल लेंथ, और यहां से आगे जाके सेम फोकल लेंथ की उसमें हम बोलेंगे इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेम बिल्कुल वही हो रहा है जो मिरर में हुआ था। वहां पे फोकस बीच में था, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था। यहां पे F1 है, F2 है, और इधर भी बनाएंगे हम F1 डैश और
2f1 डैश सॉरी f2 एंड 2f2। क्लियर? तो ये तो रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर इसी की जगह होता कॉनकेव तो वो कुछ ऐसा होता। नाउ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों स्फेरिकल सरफेसेस से बने ऐसा लगता नहीं है, ये तो समझ में आता है। देखिए ये कैसे बना है मैं आपको बता दूं। अगर हम इस पार्ट को भर दें ग्लास से तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर है बीच में, वो कन्वर्जिंग था। और ये क्या है? यस, ये डाइवर्जिंग लेंस है। देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये मैं आपको बता दूं मिरर से आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, बिकॉज मिरर में तो फिर भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम थे, यहां बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर इस पे लाइट आई तो ये डाइवर्ज हो रही है, और ये लाइट आई तो ये यहां डाइवर्ज हो रही है। बट वही बात है, जो चीजें मिलती नहीं है हम उनको पीछे जाके मिलाते हैं और हम बोलते हैं ये है इसका f1। सो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, तो हम वो बोल देंगे। नाउ ये f1 है, ये 2f1 है, यहां f2 है और यहां पे 2f2 है। सो डाइवर्जिंग लेंस क्या कर रहा है? आती हुई पैरेलल बीम को डाइवर्ज कर रहा है, दूर दूर फेंक रहा है, जो कि मैंने चश्मे में पहन रखा है, डाइवर्ज कर रहा है। और कन्वर्जिंग लेंस क्या कर रहा है? उसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे लेके आ रहा है। इन दो डायग्राम्स को देखिए, आपकी बुक में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रही प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी, ये f1, ट्वाइस ऑफ f1, f2 एंड ट्वाइस ऑफ f2। नाउ एक पैरेलल बीम आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बहुत सारी रेज आ रही हैं और वो सारी कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे मिल गई, जिसको हमने बोला f2। नाउ यहां पे डाइवर्जिंग लेंस में क्या हो रहा है कि पैरेलल बीम जो आ रही है वो डाइवर्ज हो गई हैं, बट इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम f1। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये फोकस को आप लिखिए f1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह लिखिए f2, दोनों साइड में। बस एक जगह पे f1 2f1 और एक जगह पे f2 2f2। क्लियर? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ रिफ्रैक्शन भी समझ में आ गया कि कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है और डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है। आगे इसको देख लेते हैं हम कि रूल्स क्या हैं इसके। जैसे मिरर के रूल्स थे, जिसके बाद हमने रे डायग्राम बना लिया था, तो इसके रूल तो मिरर से भी सिंपल हैं। देखिए ये गई पैरेलल रे जो कि गुजरी फोकस से, जो गई पैरेलल रे वो गुजरी फोकस से, बिल्कुल ठीक है जी। ये हो गई इसकी फोकल लेंथ। ऐसे ही बता रहा हूं, साइन कन्वेंशन जब सीखेंगे तब भी सीख लेंगे, बट पॉजिटिव दिख रही है, राइट साइड में है, सेम डायरेक्शन पे है, इंसिडेंट रे के बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो पैरेलल गई, फोकस से गुजरी, फोकस से गुजरी, पैरेलल हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, तो कुछ रिफ्रैक्शन होता जरूर है, लेकिन कुछ इस तरीके से होता है कि नल एंड वॉइड हो जाता है दोनों सरफेसेस के नॉर्मल को देखते हुए और वगैरह वगैरह, और ये स्ट्रेट निकल जाती है। इसका मतलब नो रिफ्रैक्शन, नो बेंडिंग। ये तीन रूल समझ में आ गए। सारे के सारे रे डायग्राम एक बार में बनते हैं, क्योंकि ज्यादातर रे डायग्राम सिर्फ इससे और इससे ही बन जाते हैं, हार्डली इसकी कोई इस्तेमाल है। मतलब कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखिए, एक रे पैरेलल निकाल लीजिए, उसको फोकस से गुजार दीजिए, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों उस पार कहीं तो मिलेंगी। अगर आपने लेंस करेक्टली बनाया, लेंस करेक्टली बनाना मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप लेंस को बनाइए ऐसे, एक लाइन बनाइए, इधर से लगाइए, इधर से बनाइए, ये बन गई आपकी ऑप्टिकल सेंटर, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, 3 सेंटीमीटर में f1, उधर 3 सेंटीमीटर में f2, इधर 3 और सेंटीमीटर में 2f1, इधर 3 और सेंटीमीटर में 2f2, और बस हो जाइए शुरू। रे बनाइए पैरेलल, इस लाइन तक लेके आइए, इस लाइन से f1 से या f2 से यहां से गुजार दीजिए। दूसरी रे लेके आइए, जैसे ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, दूसरी रे लेके आइए ऑप्टिकल सेंटर से और सीधी गुजार दीजिए, मिल गई। ये देखिए
जहां मिली वहां पे असली में मिली, रियल इमेज बनेगी। इन्वर्टेड दिख रही है, और क्या चाहिए आपको? साइज देख के पता चल जाएगा कि बड़ी है कि छोटी है। तो कुछ नहीं करना है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, पैरेलल रे लेके आओ, फोकस से गुजारो, ऑप्टिकल सेंटर से निकालो, सीधी कहीं तो मिलेगी। बस एक केस को छोड़ के कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनके लिए क्या हो रहा है, अगर ये पैरेलल आ रही है कॉनकेव लेंस के लिए, तो ये डाइवर्ज हो रही है, बट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस है। तो पैरेलल लेके जाइए, डाइवर्ज कर दीजिए, बट फोकस से कनेक्ट कर दीजिए, डॉटेड लाइन बना के बता दीजिए कि अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस है। अगर फोकस की तरफ जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो ये भी सीधी गुजर जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों से ही डायग्राम यू बन जाते हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। स्फेरिकल मिरर तो फिर भी थोड़े टफ थे, ये तो बेहद आसान है। करके देखें, आओ। ये देखो, पैरेलल आ रही है, फोकस पे मिली, रियल इमेज बनी, यस। इन्वर्टेड बनी, बिल्कुल रियल है तो इन्वर्टेड ही होगी। डिमिनिश, हां जी, हाईली डिमिनिश्ड। तो सन की पूरी इमेज वो जो छोटी सी बनी थी वो डिमिनिश ही तो थी, करेक्ट। तो सारी लाइट जो पैरेलल आई वो जाके एक पॉइंट पे फोकस हो गई, तो इतनी बड़ी चीज की इमेज बनेगी तो छोटी सी ही बनेगी, राइट। रियल होगी क्योंकि सच में रेज मिल रही हैं, इन्वर्टेड होगी क्योंकि वो इन्वर्टेड है। यहां देखिए 2f के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुछ नहीं किया है, पैरेलल, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, ये रही आपकी इमेज, ये है रियल, दिख रहा है, इन्वर्टेड दिख रहा है, डिमिनिश दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल मक्खन, एकदम आसान। ये देखिए, ये रखा है ऑब्जेक्ट 2f पे, सीधी गई, फोकस से गुजरी, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गई, अरे वाह, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। वहां पे भी यही हुआ था, याद करिए, मिरर में भी यही हुआ था, कॉनकेव मिरर में हुआ था, जहां पे सी पे जब रखा था ऑब्जेक्ट तो सी पे ही बना था, सेम साइज। यहां पे 2f पे रखा है जो कि सी ही है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, और 2f पे ही बना जो अगेन सी है, और सेम साइज भी बना। काफी सिमिलैरिटी है, बट ये ज्यादा आसान है क्योंकि लाइट उस पार निकल के जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रही है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहां देखिए 2f से थोड़ा आगे बढ़े, ओ बड़ी हो गई अब इमेज, तो ये है रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज, बट किया कुछ नहीं है, पैरेलल रे f से गुजरी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, जहां मिले। अगर आपने इसकी कैलकुलेशन ठीक की है, ये लेंस ठीक बनाया है, अगर f 3 सेंटीमीटर इधर, फिर 6 इधर, कुछ गलती नहीं की है, पैरेलल ठीक से बनाया है, इस डायग्राम को कुछ भी कर लीजिए, गलत हो ही नहीं सकता, सिंपल। ये देखिए नेक्स्ट, f पे रखा है, जब f पे रखा है तो ओ ये काफी पैरेलल हो गए हैं, बट ये काफी पैरेलल हुए हैं, अभी ये अलग अलग नहीं हुए हैं, ये मिलेंगे लेकिन बहुत दूर जाके। तो ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली इनलार्ज है, इंफिनिटी पे बन रही है, हाईली इनलार्ज है। और ये आखिरी केस, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखिए, फोकस से पैरेलल गई, फोकस से गुजरी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, अब ये खुल चुकी है, ये रेज अलग अलग हो गई हैं, और ये अलग अलग हो गई, इसका मतलब अब ये नहीं मिलेंगी, और अगर ये नहीं मिलेंगी तो रियल इमेज बनने का चांस खत्म हो गया है। तो अगर ये मिलेंगे नहीं तो हम क्या करते हैं, हम यही बोलते हैं इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, और इसीलिए हमने इनको वापस रिट्रेस किया और ये इमेज बन गई। ये है वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। ये है वो केस जब हम लेंस लगा के हाथ देखते हैं, या लेंस से बुक देखते हैं, या वो आई पीस जो होता है लगा के, वो जो वॉच मेकर्स होते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स देखते हैं। ये है वो केस, ये रहा वो छोटा सा कंपोनेंट, और ये देखो कितना बड़ा दिख रहा है ताकि वो उस पर काम कर सके। तो जब भी हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से इरेक्ट इमेज लेनी होगी, मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब कॉन्वेक्स लेंस से इरेक्ट इमेज लेनी होगी, तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, अदरवाइज कहीं पे भी ये इरेक्ट नहीं मिलेगी इमेज, उल्टा मिलेगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर।
तो ये रहा आपका ये रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। बहुत आसान है, आप ट्राई करिए, नहीं तो आशा विद मैथ अब सब समझ आएगा। विद अभी आई सेड आशा विद मैथ, मैथ इज इन माय हेड। आशा विद अभी दैट इज अब सब समझ आएगा विद अभी कि लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए। हफ्ते में 4 दिन होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। 2 दिन मैथ्स और 2 दिन साइंस, 8th 9th और 10th ग्रेड के लिए, राइट। 10th होती है शाम को 6:30 to 8। ज्वाइन करिए क्लास और वहां देखिए इसको और स्लोली एब्सॉर्ब करने के लिए, ठीक है। ओके, तो ये रहे हमारे डायग्राम्स और अब देखते हैं हम कॉनकेव लेंस क्या करते हैं। अगर पैरेलल बीम है तो डाइवर्ज हो गई, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस। ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। ये भी वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश है। बट डायग्राम कितना इजी है, देखो ना। पैरेलल थी, डेविएट हो गई, आ रही है फोकस से। पैरेलल थी, आ रही है फोकस से। पैरेलल, आ रही है फोकस से। ऑप्टिकल सेंटर की तरफ गई, ओके, क्लियर। कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता रे डायग्राम में अगर आपको रे डायग्राम ठीक से बना दें, लेंस ठीक से बना दें, प्रिंसिपल एक्सिस ठीक से बना दें, F1 F2 2F1 2F2 की पोजीशन 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पे आराम से फिक्स कर दें, पैरेलल ठीक से बनाएं, फोकस से ठीक से गुजारें, कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता। आगे बढ़े। साइन कन्वेंशन। अब जब इतना ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इमेज बन रही है, तो उसका डिस्टेंस भी निकाला जाएगा। रियल इमेज के लिए देखा जाएगा कि स्क्रीन कहां पे रखें, इमेज कहां बनने वाली है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज कितनी बड़ी होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, तो उनका जवाब देने के लिए हमें लगाना पड़ेगा यहां पे लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला। लेकिन ये दोनों फार्मूले तब लगेंगे जब हमें आते होंगे साइन कन्वेंशन। आपको याद होगा जैसे मिरर में हमने किया था, मिरर में हो गया था हमारे साथ यही कि हमें साइन कन्वेंशन आते थे, इसलिए हमने फटाफट सारे के सारे फॉर्मूले लगा दिए थे। तो साइन कन्वेंशन इसमें देख लेते हैं, बिल्कुल मिरर की तरह ही है। ये आ रही है इंसिडेंट रे, तो ये डायरेक्शन तो हो गया भाई पॉजिटिव, इसका उल्टा हो गया नेगेटिव। ऊपर हमेशा ही होता है पॉजिटिव, नीचे हमेशा होता है नेगेटिव। और ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो बात हो गई खत्म। ऑप्टिकल सेंटर से सारे के सारे लेंथ नापेंगे। अगर इधर गए तो पॉजिटिव, इधर गए तो नेगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव। खत्म। यहां पे और मिरर में क्या फर्क था? वहां पे ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था, यहां पे भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा। लेफ्ट मतलब जिस साइड से लाइट आ रही है लेफ्ट में होगा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। इमेज वहां पे लेफ्ट में ही बन रही थी, इसलिए वो भी नेगेटिव होती थी। यहां इमेज अक्सर इस साइड बनेगी, तो इमेज का डिस्टेंस दैट इज v, वो आएगा पॉजिटिव। तो ये डिफरेंस आएगा यहां पे, एक्सेप्ट वाला केस जहां पे वो वर्चुअल बनी है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात हुई नहीं। ये देखिए, ओ, इसकी फोकल लेंथ के लिए लेफ्ट जाना पड़ रहा है नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ के लिए राइट जाना पड़ रहा है पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्योंकि लेफ्ट जाना पड़ रहा है इसके लिए, नापने के लिए फोकस को। ये जो मैंने पहन रखा है ये है कॉनकेव लेंस। इसका मतलब मेरे माइनस में पावर है। जनरली बच्चों को या किसी को भी चश्मा लगता है तो वो दूर का लगता है, जिसको बोलते हैं मायोपिक आई, दूर का नहीं दिख रहा है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट साइडेडनेस, मतलब पास का ही दिख रहा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था ये नोमेनक्लेचर कि पास का ही दिख रहा है। ये क्यों बोला? सीधे से बोलते दूर का नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है। शॉर्ट साइडेडनेस मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, और शॉर्ट साइडेडनेस मतलब मायोपिया, उसमें लगता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की पावर होती है माइनस में, इसलिए अगर किसी के चश्मा लगा है तो जनरली हम बोलते हैं -1 पावर है, -2 पावर है। ठीक है, पावर के बारे में भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। पावर का मतलब क्या होता है, फोकल लेंस से कैसे कनेक्टेड है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है वो। ठीक है, और अगर ऐसा कोई लेंस है तो उसकी पावर है पॉजिटिव में। ये वो रीडिंग लेंस है जो थोड़ा एज के बाद लोगों को लगाना पड़ता है अखबार पढ़ने के लिए, ऐसे रखते हैं ना जो मुनीम वगैरह लगाते हैं, पिक्चरों में दिखाते हैं, वो था कॉन्वेक्स लेंस, तो उसकी पावर होती है प्लस में। ये साइन कन्वेंशन है, बहुत सिंपल है। अगर आपको दोनों की पावर, दोनों की फोकल
लेंथ प्लस में किसकी है और माइनस में किसकी, इसकी प्लस में, इसकी माइनस में, ये बात समझ में आ गई। बाकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव था, है, रहेगा। इमेज डिस्टेंस अगर इधर आया तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा, अगर उधर गया वापस तो नेगेटिव आएगा। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी और अगर वो इन्वर्टेड हुई इमेज तो उसकी हाइट हमेशा नेगेटिव आएगी। तो बहुत ही आराम से आप ये साइन कन्वेंशन को समझ चुके हैं और अब सिर्फ रह गया है लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो लेंस फॉर्मूला देखिए ये रहा आपके सामने। मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये प्लस की जगह यहाँ पे आ गया माइनस, और इसका रीजन भी वही है कि वो लेंस नहीं है, ये लेंस है, वो मिरर था और यहाँ पे लाइट ट्रैवल करके उस पार निकल रही है तो प्लस माइनस हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये एज इट इज है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो होना ही था, पहले भी यही था कि इमेज भाई 10 की है, ऑब्जेक्ट 5 का था तो 10/5 2 है, मतलब दुगनी हो गई है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। यहां पे चेंज है, मिरर फॉर्मूले में -v/u था और यहां पे +v/u है, सेम v का जो चेंज हुआ है उसकी वजह से। तो सिर्फ दो चेंज हुए हैं, वहां पे मिरर फॉर्मूले में प्लस था, ये माइनस हो गया, प्लस से माइनस, यहां पे एक माइनस था जो कि गायब हो गया है। दैट्स इट। तो ये रहा हमारा मिरर फॉर्मूला और वही बात करेंगे जो हमने, ये रहा हमारा लेंस फॉर्मूला और वही बात करेंगे जो हमने मिरर फॉर्मूले के लिए की थी कि भाई इसमें अप्लाई करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखिए, v है आपका इमेज डिस्टेंस, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। f क्या है, आपकी फोकल लेंथ, ये f1 का डिस्टेंस है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से हैं तो उसको ऑप्टिकल सेंटर से नापिए, u हमेशा नेगेटिव आएगा, v सिर्फ एक केस में आएगा, सिर्फ एक केस में आएगा नेगेटिव, बाकी समय पॉजिटिव आएगा कॉन्वेक्स में, और कॉन्केव में तो सब हर बार ही नेगेटिव आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में ही बनती है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन, और v/u इस बार नेगेटिव नहीं है, v/u मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंसेज एंड देयर कॉम्बिनेशन। अब देखिए एक लेंस है, आपको भी पता चल गया कि या तो वो कन्वर्ज करेगा या वो डाइवर्ज करेगा। तो क्या कर सकते हैं, एक लेंस को ऐसे बनाते हैं और देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बना के कि उसने कन्वर्ज किया, इसने यहां कन्वर्ज किया, तो ये हो गई इसकी फोकल लेंथ। अगर ये यहां कन्वर्ज करता तो क्या होता, तो ये हो जाती इसकी फोकल लेंथ। अब आप देखिए येलो वाली फोकल लेंथ बड़ी है रेड वाली फोकल लेंथ से, या मैं बोलूं रेड वाला लेंस, मान लेते हैं दो अलग अलग लेंस है, अभी तो हमने एक ही लेंस में बताया है, मान लेते हैं कि दो अलग अलग लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ कम है उसने क्या किया, उसने कन्वर्ज ज्यादा किया या कम किया, ज्यादा किया। यस, देखो इसने कन्वर्ज ज्यादा किया तभी तो यहीं पे आके बेंड हो गया ना, इसने कन्वर्ज कम किया तब इतनी दूर तक गया। इसका मतलब जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी वो कम कन्वर्ज कर रहा है और जिसकी फोकल लेंथ कम है वो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब फोकल लेंथ कम, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा, पावर ज्यादा। तो फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे से रेसिप्रोकल होने चाहिए। फोकल लेंथ लंबी होगी तो पावर कम होगा, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी, राइट। तो हम बोलते हैं पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को नापने के लिए कोई यूनिट तो चाहिए, तो फोकल लेंथ इन मीटर्स, एमके सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मीटर में फोकल लेंथ डालिए और पावर आ जाएगी, और इसकी यूनिट क्या होगी, चलो 1 मीटर अगर हुई फोकल लेंथ, ये क्या लिख रहा हूं मैं 1 मीटर हुई अगर फोकल लेंथ तो मैं लिखूंगा 1 क्या, डायोप्टर। तो इसको बोलते हैं कैपिटल डी। तो पावर की जो यूनिट है वो है डायोप्टर और वो होती है 1/f। तो अगर आपको फोकल लेंथ पता है तो उसे कन्वर्ट करिए मीटर्स में। यस, ऐसा नहीं कि सीधा सेंटीमीटर में डाल दिया, उसे कन्वर्ट करिए मीटर में और फिर निकालिए पावर। ठीक है, तो पहले कन्वर्ट करिए मीटर में और फिर निकालिए पावर। तो ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर है फोकल लेंथ तो आप बोलेंगे 1/1
1 डायोप्टर है। लेकिन इतना कहना काफी नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा कि ये कॉन्वेक्स है। अगर कॉन्वेक्स है तो हम बोलेंगे +1d, और अगर ये कॉनकेव है तो हम बोलेंगे -1d, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ भी -1 मीटर होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की जब भी फोकल लेंथ निकालेंगे तो वो प्लस में आएगी, और कॉनकेव की जब निकालेंगे तो वो माइनस में आएगी। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। साइन कन्वेंशन आपको पता ही है, राइट। अब अगर मैंने एक कॉन्वेक्स के साथ एक कॉनकेव भी लगा दिया तो क्या होगा? सपोज करिए एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है, बिल्कुल पास पास मैंने रख दिए। ये है आपका +5 और ये है -2। तो जो नेट पावर होगी वो आएगी इसकी +3। सिंपल एल्जेब्रिक सम। 2 लेंस क्या, 4 क्या, 50 क्या, आप जितने लगाने लगा दीजिए। सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान रखिए। कॉन्वेक्स की होती है पॉजिटिव और कॉनकेव की होती है नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के जो आंसर आए वो आप लिख दीजिए, वो आपकी हो जाएगी फाइनल पावर इन डायोप्टर्स। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, और अब ये टाइम आ चुका है ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से सारे के सारे क्वेश्चन रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो आपके एनसीईआरटी बुक में एक ही बार में सॉल्व कर दें। तो जल्दी मिलते हैं सारे के सारे सॉल्यूशन के साथ। यहां एंड होता है कॉन्सेप्ट वीडियो ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, राइट। सी यू अगेन।